अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मेशन कमांडर्स की आज मीटिंग थी और आर्मी चीफ ने उसकी सरबराही की, इजलास की। रद्दुल फसाद ऑपरेशन का जायज़ा लिया गया और पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से मामलात जो थे उनको देखा गया। बड़ी एक इंटरेस्टिंग और बड़ी अहमियत की हामिल सिचुएशन है जिससे पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है। मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर आपको रिटायर्ड फ़ौजी जनरल्स कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता नज़र आता है या किसी पोलिटिकल रैली में नज़र आता है। वेटरन्स की एसोसिएशन हैं और वो अपनी सियासी एफिलिएशन वाबस्तगी उसका इजहार तो नहीं करते, लेकिन वो अपने सियासी मुतालबात रखते हैं। कोई एक मुतालबा रखता है, कोई दूसरा मुतालबा रखता है। तो एक तो कवी इम्कान है, उसका आज की फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग से तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कवी इम्कान है कि ऐसे लोग जो अपने मेडल्स या अपनी आर्मी से वाबस्तगी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, तो उनके ऊपर एक्शंस की आर्मी एक्ट के अंदर जो गुंजाइश है उसको इनिशिएट किया जा सकता है। पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की और शायद कुछ लोगों के ख़िलाफ़ उसका आगाज़ हो जाए। मतलब जनरल अली कुली, अभी हमने उनको रिसेंटली देखा कि प्रेस क्लब के बाहर वो हमें नज़र आए। तो जनरल अली कुली मामू हैं उमर अयूब के, तो उनकी रिश्तेदारी और सियासी वाबस्तगी बड़ी क्लियरली नज़र आती है। इसी तरीके से जनरल यासीन जो हैं, जनरल आसिफ यासीन, उनके फादर इन लॉ वो ख़ुद पीटीआई के एमएनए हैं, ब्रिगेडियर अमान भट्टी, राहत अमान भट्टी। तो ये चीज़ें शायद उनको अपनी सियासी वाबस्तगी को फ़ौज से अलहदा करके तो इस्तेमाल कर सकते हैं, सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उससे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अपने मेडल्स को लहराते हुए और जनरल्स अपना लफ्ज़, अपना टाइटल इस्तेमाल करते हुए अगर साथ फ़ौज को अंदर आके कहें कि इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे, आर्मी चीफ ने हमसे ये वादा किया था, तो वहाँ फ़ौज की बराह रास्त सियासत के अंदर मुदाखलत का तासुर उभर के सामने आता है, जिसको शायद कभी भी फ़ौज पसंद इस तरीके से ना करेगी। इसी तरीके से कुछ ऐसे बयानात सामने आए हैं जिसमें लगता यह है कि फ़ौज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में भी लगी हुई थी और गिराने में भी लगी हुई थी। ये पीटीआई के अपने लोगों के बयानात हैं और इंटरव्यूज़ हैं जो कैमरे के ऊपर उन्होंने आकर बड़े धड़ल्ले के साथ वो बातें बोली हैं जो इन गुड टेस्ट नहीं देखी जा सकती। मैंने एक दो प्रोग्राम में पहले तज़किरा किया है कि पीटीआई की 2018 की हुकूमत साजी का अमल जो था वो बाज़ औक़ात मुझे ऐसा तासुर उससे मिलता है कि जैसे आईजीआई की हुकूमत 90 में नवाज़ शरीफ की बनाई गई थी, उसी तरह से इनके इत्तेहादी कुछ जमातें इनके करीब आईं और इनकी हुकूमत बन गई। वो चले, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, किसी और तरीके से बात कह सकता हूँ, लेकिन अगर आप नाम लेकर एक एमएनए सिटिंग और पार्टी के लीडर वो आकर बताएंगे कि किस तरीके से एमक्यूएम आई थी और किस तरीके से बाप पार्टी बनाई गई थी, तो वो आपको कुछ अच्छा तासुर नहीं देगी। मैं इनका आमिर डोगर साहब का आपको पहले स्टेटमेंट सुनवाता हूँ, वो सुनिए, फिर मैं आगे आपको दूसरे कुछ बयानात दिखाऊंगा और जिससे ये तासुर बड़ा खुल के वाज़े होकर इन लोगों की तरफ से सामने आ रहा है कि फ़ौज एक्टिवली इनकी हुकूमत बना रही थी पहले, अब फ़ौज उनकी एक्टिवली हुकूमत गिरा रही है। ये मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं है। आप उसको एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन में पूरे अदारे को खड़ा कर देते हैं जो किसी भी लिहाज से पाकिस्तान में आइनी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन अदारे को भी देखा जाए कि पाकिस्तान की सलामती के लिए जिस तरह का उनका रोल हमें दरकार है, उसको अगर हम ऐसे मुतराज़ा हैसियत में लाकर खड़ा कर दें तो उनका एक मॉरल स्टैंडिंग जो है वो कंप्रोमाइज़ होती हुई नज़र आएगी, दिखाएगा। चलिए आप सूरत हाल देखिए, मैं आखिरी अगर अल्फाज पिक कर लूँ शौकत तरीन साहब के, तो वो कह रहे हैं जाके कि आप न्यूट्रल गवर्नमेंट लेकर आ जाएँ तो फिर हम उनके साथ बात कर लेंगे। और बाद में इन्होंने डिनाइल एक आज जारी किया है अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए, जिसमें इनसे मंसूब सोशल मीडिया से एक कुछ ऐसी ट्वीट्स हुई जिसमें ये तासुर उभरा कि शायद शौकत तरीन को कहा गया था कि आप पीटीआई का साथ छोड़ के पीएमएलएन में शामिल हो जाएं, तो उसकी इन्होंने डिनाइल जारी की कि ना मुझे किसी ने कहा शहबाज शरीफ का साथ देने को और ना मुझे किसी ने कहा पीएमएलएन का साथ देने को। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट है मैं जिसमें प्रोग्राम में बात करना चाहूँगा। फ़ौज को इस तरह खींच के खुलेआम आपको मैदान में ला के उसके लिए मसाइल पैदा नहीं करने चाहिए। फ़ौज का एक पूरा माजी है हमारे सामने, हुकूमतें बनाने में भी आईजीआई वाला पूरा सामने चीज़ें सामने आ जाती हैं और मार्शल्लाई दौर भी हैं जो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं गए। अब अगर कोई कहना शुरू हो गया कि वो न्यूट्रल हैं तो आप उनको इंकरेज करिए, वेल डन बोलिए, शाबाश बोलिए कि सियासत से दूर रहिए, आपका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से हम अभी वाली सिचुएशन देख रहे हैं, शायद हमारा पाकिस्तान का मुफाद भी इससे नहीं है और अदारे का मुफाद भी इससे नहीं है। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में गौस बख्श माहर साहब हैं GDA से, वेरी वार्म वेलकम सर। आबिद शेर अली साहब PMLN से हमारे साथ हैं और ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ दिफाई तजियाकार हमारे साथ हैं। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। माहर साहब आपसे आगाज़ करूँगा, फ़ौज को इस तरीके से मुतनाज़ा बनाना चाहिए? देखिए जी, फ़ौज हमारी ज़रूरत है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो
हम नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए। जितना इन चीज़ों को हम खोलेंगे, जितनी बातें करेंगे उतनी बातें बढ़ेंगी। हमें सबसे पहले अपने डिफेंस की ज़रूरत है। अगर हम महफूज हैं तो हुकूमतें भी हैं, सब चीज़ें हैं। हमें जितना हो सके फ़ौज को, जुडिशरी को इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए और उनके लिए कोई बात भी नहीं करनी चाहिए। ये सारा चीज़ जो हुई है हिस्ट्री मुल्क की सबके आगे सामने है। क्या होता आ रहा है पार्टीशन के बाद, लियाकत अली खान के शहादत के बाद क्या होता आ रहा है, क्या इंट्रीज हुई हैं, क्या हुआ है, ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है हमारी एक गमगीन दास्तान है हमारी। आपको किसी ने फ़ोन कॉल किया कि आप शहबाज शरीफ का साथ दे दें या नहीं, इमरान खान के खिलाफ हो जाए? आपको नहीं किसी ने कॉल किया? क्योंकि ये आज़म स्वाति साहब के और डोगर साहब के बयान से तो ये तासुर मिला है कि वो उनको इत्तेहादियों को फ़ोन कॉल्स आई हैं कहीं से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप फरमाइएगा, ये एक बड़ा अजीबोगरीब सिनारियो आप देख रहे हैं, वेटरन्स को भी देख रहे हैं, स्टेटमेंट भी देख रहे हैं, दोनों के ऊपर आपकी राय चाहूँगा। नदीम, एक तो बात इम्पॉर्टेंट है, वी मस्ट अंडरस्टैंड। देखें एनिमी का नैरेटिव क्या है। एनिमी का नैरेटिव बेसिकली यही उनको परेशानी है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम में एतमाद है, देयर ट्रस्ट है ईच अदर, कॉन्फिडेंस है, इसको किसी तरीके से ब्रेक करें। क्योंकि फ़ौज हमारी प्रोफेशनल है, लड़ाका फ़ौज है, जो 51 कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान में नहीं कर सकी नेटो की, वो पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने चीफ आर्मी स्टाफ की कमांड में सारा ठीक कर लिया। ये प्रॉब्लम है इनको, एंड यही 5th जनरेशन वॉर में होता है कि आप अपने अवाम को और लोगों को फ़ौज से दूर करते हैं, फ़ौज को कमज़ोर करते हैं, दैन वो जो नैरेटिव होता है कंप्लीट करते हैं। तो ये हमें बहुत इस वक्त एहतियात की ज़रूरत है हर बात में। ब्रिगेडियर साहब, आपके जो अपने वेटरन्स हैं, जनरल अली कुल्ली को भी इस बात का पता होगा, जनरल आसिफ यासीन को भी इस बात का पता होगा, तो मैं तो आप लोगों से तवक्को रखूंगा ना कि आप लोग आएंगे और आप बताएंगे कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर है। तो आप अगर खुद उसका हिस्सा बनेंगे तो फिर कैसे किसी को समझाया जाएगा? मैं बात कर रहा हूँ कि इसलिए देखें, एक प्लेटफॉर्म जो हमारा है ना रिटायर्ड ऑफिसर्स का, इट इज़ बेसिकली है आप वेलफेयर और ट्रुप्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए, शोहदा की फैमिलीज़ के लिए, वेलफेयर के लिए ये चीज़ें हैं। इंडिविजुअली जो आप हैं जैसे हैं वो जो, लेकिन ग्रुप में हमें इसको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। इट सेंड द रॉन्ग मैसेज। आई फील एज ए रिटायर्ड ऑफिसर वी हैव लॉट ऑफ ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स आर्मी और वी शुड बी स्टिल फीलिंग वी आर स्टिल अंडर आर्मी और चीफ आर्मी स्टाफ इज़ अबाउट, क्योंकि हम सब मिलकर रिजर्व में भी हैं, कुछ ऑफिसर्स उसके बाद भी काम कर रहे हैं। हमने ये देखना है कि इससे किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। वी आर वेरी मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। इसलिए आई फील कि हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इंडिविजुअली यस, अगर इंडिविजुअल आप किसी पार्टी को सपोर्ट करें, वोट डालना, दैट इज़ योर राइट, नोबडी कैन ऑब्जेक्ट, लेकिन कलेक्टिवली मेरे ख्याल में हमें इसको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। ये हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। दिस सपोर्ट्स द 5th जनरेशन वॉर को, जो प्रेस क्लब के बाहर जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मीडिया के ऊपर आप बहुत तज़किरा भी देखते होंगे ब्रिगेडियर हारिस साहब, उसमें जब वो आज़ाद सैयद थे शायद वो रिपोर्टर, जिन्होंने उनसे पूछा कि जनरल साहब क्या आप अपने जो प्लॉट मिले हुए हैं या जो आपको इस तरह की चीज़ें पर्क्स मिले हैं आप वापस करेंगे, तो उसके बाद वहाँ से नारे लगने शुरू हो गए लिफाफा जर्नलिस्ट। तो मेरे ख्याल में उन लोगों की भी इज्जत इसमें इजाफा नहीं हुआ और जर्नलिस्टों को भी मिलाइन करके उनको फिर राय फरार इख्तियार करनी नहीं चाहिए थी। फिर वहाँ एड्रेस करते हैं कि ठीक है मुझे जो पर्क्स मिले मैं वापस कर रहा हूँ, मुझे इतफाक नहीं है इनके साथ। सो इट इज़ बेटर कि वी हैव प्लेड आवर इनिंग्स। हमने अपना काम भरपूर किया प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, जितनी भी सर्विस की, उसके बाद आके कलेक्टिवली हमें ये डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। और ये चीज़ें दे डोंट गो गुड फॉर द कंट्री और आर्मी के लिए भी। आर्मी में जो आपके ट्रुप्स होते हैं वो जो इन्फॉर्मेशन रूम में बैठते हैं शाम को, नो दे आर वेरी अलाइव, वो वॉच टेलीविज़न करते हैं और वो देखते हैं कि ऑफिसर्स में, सर्विंग में या खुदा न खास्ता रिटायर्ड ऑफिसर्स में व्हाट इज डिस्ट्रक्शन क्या है, किस तरफ जा रहे हैं, वो बातें करते हैं। उनकी एफिलिएशन ओल्ड ऑफिसर्स के साथ भी होती है, इसलिए उनको बड़ी मैच्योरिटी करनी चाहिए। इस मौके के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी गैदरिंग नहीं हमें करनी चाहिए जिसमें ये इम्प्रेशन हो कि कहीं ना कहीं जाके डिवाइड हो रही है। ये रैंक एंड फाइल में वी कांट अफोर्ड, बिकॉज एनिमी, रिमेंबर पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज इज़ सो स्ट्रॉन्ग। अगर इंडिया को एक दफ़ा ये पता चले कि हमारी फ़ौज कमज़ोर है तो वो एक मिनट भी नहीं लगाएंगे पाकिस्तान की तरफ हमला करने में। इसलिए दे नो इट के व्हाट वी आर, हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, हमारी न्यूक्लियर डिटरेंस क्या है, दे ऑल नो एंड दैट्स व्हाई दे आर अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान। तो
तो हमें इसको और स्ट्रॉन्ग करना है। सर, इंडिया इसको वाले कहीं इशू के हमें ऊपर अपनी पूरी कमजोरी नहीं कौम दिखानी चाहिए। आपके साथ लड़ने पे लिए और जान कुर्बान करने पे तैयार होगी, उसमें कोई दो राय नहीं होगी कि कोई पीछे हट जाएगा। ये सिर्फ हमारे मेरे ख्याल में इंटरनल जो क्योटिक सीन है उसको एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि उन ऑफिसर्स को मैसेज एक प्रॉपरली आप सारे लोग आपस में डिस्कस करें और कन्वे करें कि सियासत में हिस्सा लेना है तो फिर इंस्टीट्यूशन को अलहदा करें। आप सियासत में हिस्सा ले लें, आपको कोई पाबंदी नहीं है, रिटायर्ड लोग हैं, लेकिन अदारे को अंदर नहीं लाना चाहिए। आबिद शेर अली साहब से भी पूछते हैं। आबिद शेर अली साहब, ये जो सियासी बयानात थे आज़म स्वाति साहब का और आमिर डोगर साहब का, फिर शौकत रीन साहब का भी, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये तो हम तो पहले ही कहते थे कि ये लोग आरटीएस की पैदावार है, तो ये तो हमारे मौक़िफ़ की तईद हुई कि नवाज़ शरीफ साहब को गलत तरीके से निकाला गया, नवाज़ शरीफ साहब को गलत तरीके से सज़ाएँ दिलवाई गई अदालतों के ज़रिए से, नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर फैब्रिकेटेड केसेस बनाए गए, नवाज़ शरीफ साहब को बाहर रख कर PMLN की 35 से 40 सीटों को ढाका किए, नकबजनी की। फिर जो ये गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि टेलीफोन कॉल्स आई, इसका मतलब रिज़ल्ट रोक कर आरटीएस बंद कर कर हमें हमारी मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में तब्दील किया गया। फिर जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ इस्तेमाल करके इमरान खान ने जो कहा था कि पंजाब में हुकूमत जब तक मेरी नहीं बनेगी मैं वफाक में नहीं बनाऊंगा, फिर हमारे MPs को तोड़कर इन्होंने चूं चूं का मुरब्बा बनाया। तो मैं मलिक साहब, आप इन रिटायर्ड जनरल्स की बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने आखिर ये सारे कौमी मुजरिम हैं, ये इस खेल में ये सारे शामिल हैं जो आज पाकिस्तान तंजली का शिकार है, जो आज पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच चुका है। इसके कसूरवार ये सब हैं जिन्होंने एक साजिश के तहत एक मुंतखब हुकूमत नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा, फिर उसके बाद एक साजिश चाहिए और उसके बाद एक मिस एडवेंचर किया जिसकी सूरत में इमरान खान को वो वज़ीर आज़म बनाकर सिलेक्टेड वज़ीर आज़म बना के लाए। तो मलिक साहब, आप बताएं कि जो फिर हमारे साथ पिछले 5 साल से ज़्यादतियाँ की गई उसका ज़िम्मेदार कौन है? साकिब निसार सपोले की सूरत में जिसके ज़रिए से फ़ैसले करवाए गए, जिसके वजह से हमारे लोगों को फिर नाहल कराया गया, इन सब कौमी मुजरमों को पकड़कर हम तो कहते हैं कि आप एक नेशनल कमीशन बनाएं जिस पर हम ये सारी चीज़ों को लेकर आएँ और मुल्क को इस तज़ब्ज़ब से निकालें कि 3 साल के बाद 4 साल के बाद अब ये जो PTI का नैरेटिव है का जब से ये निकले हैं, पहले इसका मतलब है कि सब इत्तेहादियों को इनकी झोली में डाला गया। ये सोए पड़े होते थे। सेनेट का चेयरमैन हमारी मेजॉरिटी थी, सेनेट का चेयरमैन हमारा बनना चाहिए था। अगर जमहूरी तरीके से इलेक्शंस होते तो फिर हमारा बनना चाहिए था। अब ये रो रहे हैं कि जी उनकी झोली में उतार के फेंक दिया, तो आपको पहले वो नैपकिन बदलनी नहीं चाहिए थी। आप देखिए मलिक साहब, आबिद शेर अली साहब, क्या एक वो कहता हूँ ये तो एडमिट कर रहे हैं, ये तो एडमिट कर रहे हैं। हाँ, ये तो आप फिर वो जो अभी बातें बोली डोगर साहब ने और तरीन साहब ने और बाकी लोगों ने, उसको आप री इंडोर्स कर रहे हैं कि ठीक है वो इत्तेहादी साथ लाए भी थे तो मैं उसको इंडोर्स नहीं कर रहा। मेरी बात सुने, मैं उसको इंडोर्स नहीं कर रहा। मैं उनकी जो शुरू से जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे, पहले अमेरिकन साजिश की। आप मलिक साहब ज़रा सीक्वेंस में आ जाए ना। मैं ये बैठे हैं सब हजरात, पहले अमेरिकन साजिश आई, फिर हमें इम्पोर्टेड हुकूमत करार दिया गया, फिर अदलिया को मुलायन किया गया, फिर जब ये कोई दाल नहीं गली फिर इंस्टीट्यूशन को, जनरल बाजवा साहब को और तमाम इंडिविजुअली जो लोग हैं उनको टारगेट किया गया। मेरी बात सुने, तो ये तो अपनी हड्डियां खुद तोड़ रहे हैं। हम तो इस साजिश का हिस्सा नहीं है, हम तो PDM के प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको एक दो बयानात और सुनवाना चाहता हूँ। जो सर्विंग आर्मी ज्वाइन करना है ना, वो कभी अच्छा नहीं होता। इसी तरह जो चीफ जस्टिस हो, जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको आइन पाकिस्तान भी रोकता है, मुझे भी रोकता है कि मैं ना अदलिया के ख़िलाफ़ कोई बात करूँगा ना फ़ौज के ख़िलाफ़ करूँगा, लेकिन पाकिस्तान का मुफाद भी इसमें है कि आप उनको मुतनाज़ा पोजीशन में ना खड़ा करें। जो अमरीकी साजिश का बयानिया था, उसके बाद तोपों का रुख जो था ना, वो कुछ सर्विंग ऑफिसर्स की जानिब था, बड़ा खुलेआम, उसमें कुछ था ही नहीं पर्दे वाली बात, नाम ले लेकर सोशल मीडिया के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था। लेकिन शेख रशीद साहब का एक बयान आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा कि आपको पता चले कि वो साजिश IB को भी पता थी 4 महीने पहले से, पूरी दुनिया को पता थी, लेकिन वो डोनाल्ड डू का जो लेटर था ना, वो आखिरी दिन आया रूसी दौरे के बाद, तो फिर इंकशाफ हुआ। दिखाएगा जी।
माहिर साहब, आपसे इन बयानात के ऊपर ज़रा आपसे भी राय चाहूँगा, क्योंकि इतनी आग लगी है पाकिस्तान में, मैंने देखा नहीं है कभी किसी मसले के ऊपर इतनी आग लगी हो, क्योंकि इल्ज़ाम यही था कि वो अमेरिका ने साजिश करके हुकूमत गिरा दी, और फ़ौज पे भी इल्ज़ाम है, जुडिशरी पे भी इल्ज़ाम है, सियासतदानों पे भी इल्ज़ाम है, कोई बंदा बचा ही नहीं था। देखिए जी, जो मेरे कलीग्स ने दो ने पहले बात की, फिर आबिद अली ने शेर अली ने बात की, वो तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। लेकिन जहाँ तक इंट्रीज का पता है कि देखिए, कहते हैं कि धमकी दी, हाउस में कहा गया एक दिन धमकी दी, धमकी होती है उसके बाद फिर उस पर अमल होता है। जब भुट्टो साहब को धमकी दी गई थी तो कहा कि एलिफेंट हैज़ अ शार्प मेमोरी, और वो आवाज़ मेरे कानों में अभी भी गूंज रही जो भुट्टो साहब ने कहा था। तो भुट्टो साहब को धमकी दी कि वी विल मेक एग्जाम्पल ऑफ यू। उसके बाद भुट्टो साहब का एग्जाम्पल बनाया गया, वो इंट्रीग साजिश इम्प्लीमेंट हुई। उसके बाद आगे चली, जिस बंदे ने उनका इतना काम किया ज़िया-उल-हक ने, उसको भी उड़ा दिया, वो भी कोई छुपी हुई बात नहीं किसी से। अभी भी कोई ये क्लियर कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इमरान खान फॉरेन पॉलिसी बाहर ले जा रहा था, रशिया गया, काफ़ी अर्से से हम चाह रहे थे रशिया से हमारे ताल्लुकात बने, और सबके साथ हमारे ताल्लुकात, ये नहीं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमारे ना हो, वो भी एक बड़ा मुल्क, उनके साथ ताल्लुकात होने चाहिए। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं, रशिया से ताल्लुकात हमारे अच्छे बनते और बनाने चाहिए हमें, हमारा पड़ोसी है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि कहें, और जितना जो चलाता है कि ये नहीं है, उतनी वो चीज़ हमारे लोग कहते हैं हाँ ये है। तो साजिश तो थी इमरान खान को हटाने के लिए। किसने की? अमेरिका ने की? अमेरिका बाहर के किसी मुल्क ने की, जिसकी वजह से, और कैसे भुट्टो के साथ किसने साजिश की? बाहर से हुई, पर हमारे अपने लोग भी इकट्ठे हुए, MRD बनी, MRD पता क्या बना उसमें, ये सारे जितने भी हमारे असेंबली तो में यहाँ सहूलतकार कौन थे उस अमरीकी साजिश? मैंने तो असेंबली में कहा था कि भाई ये वही लोग हैं भुट्टो के खिलाफ जो साजिश में, उनके इनके बुजुर्ग थे पहले, अभी ये बैठे, और पीपल्स पार्टी वाले कान बंद करके बैठे थे, कह रहे थे कि वो साजिश नहीं थी। अगर वो साजिश नहीं थी तो क्या कत्ल भुट्टो साहब ने करवाया था? क्या भुट्टो साहब को जायज़ हटाया गया था? क्या भुट्टो साहब को फांसी जायज़ मिली थी? क्या वो भी इंट्रीग थी, और उसको सबक सिखाया गया कि सब लोग आगे से समझें। तो ये साजिश बाहर से आई, इधर भी हमारे सियासतदानों ने बनी। कुछ अर्सा पहले मेंबरों में बातें चल रही थी, मैंने एक दिन इमरान को कहा, मैंने कहा पाकिस्तान में इंट्रीज इतना ज़्यादा काम करते हैं, हार्ड वर्क और ऑनेस्टी काम नहीं करते, आप सब लगे पड़े ऑनेस्टी करप्शन। अब मेहरबानी के देखें, हम सब के पास, लोगों के पास मैंने सुना है कि मैसेज आ रहे हैं कहीं बाहर से कि आप लोग निकले इधर से, तो आप इस चीज़ को संभालें, अपने मिनिस्टरों को कहें कि मेंबरों को टाइम दें, मेंबरों से मिलें, मेंबरों से पूछें आपके यहाँ एंट्री पहुँच गई है, आपके मेंबर आपसे टूटेंगे। ब्रिगेडियर हारिस साहब से भी पूछते हैं। हारिस साहब, आप क्या फरमाते हैं, ये कौन सी साजिश थी और कौन सूरतकार था? देखें, एक बात तो जो वासफ कह रहे हैं ना, चाहे लियाकत अली खान की मिसाल लें, उसके बाद अयूब खान का ले लें, जनरल ज़िया का ले लें, जब भुट्टो का लें, जनरल ज़िया का और मुशर्रफ का, ये कोशिश उनकी यही होती है बाहर फॉरेन फोर्सेज के कि जहाँ वो समझते हैं एनी गवर्नमेंट इज़ वर्किंग अगेंस्ट एन इंटरेस्ट, तो वो इस पर करते हैं, साजिश ज़रूर करते हैं, होती रही हैं, हमारे सामने है। हम इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, और बड़ा क्लियर है कि अगर हम इकनॉमिक तरक्की करेंगे तो अपने फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। दिस इज़ नॉट लाइक, इसीलिए वो हम इस कंडीशन में रखते हैं कि CPEC भी नहीं हमारा डिले होता है। उनके 3-4 बड़े क्लियर बातें हैं। देखें, दे वांट कि चाइना से दूर हो जाएं, CPEC मत बनाएं, इंडिया के हालात ठीक करें, कश्मीर के स्टेटस को एक्सेप्ट करें, ये चीज़ें तो उनकी हैं। अब बात ये कि हमने अपने इंटरेस्ट में बात करनी है, यही बड़ाई भी होती है, अच्छी डिप्लोमेसी भी यही है कि आप अपनी ऐसी पॉलिसी बनाएं कि आप यू रिमेन इंगेज विद एवरीवन, क्योंकि सुपर बड़ी पावर्स हैं, यूरोप भी है, हमें पता है कितना हमारे बिजनेस इंटरेस्ट उनके साथ हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपको ये बात लगती है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए जो अमरीकी साजिश थी, उसके लोकल ये सूरतकार थे सारे, शहबाज शरीफ और ये सारे लोग, इन्होंने अमरीकी साजिश की वहाँ पे उसकी हुकूमत गिराई और कब्जा कर लिया, ऐसे हुआ? देखें, ये इट इज़ नॉट क्लियर, लेकिन एक बात हो सकती है कि उन जाहिर है कि जब एक मौका मिल गया, इशू ये बना कि फ़ौज ने अक्टूबर में दे सेड वी आर आउट ऑफ पॉलिटिक्स, नथिंग डूइंग, एंड दैट वाज द बिग इंडिकेशन जहाँ पर ये PDM इकट्ठा हो गया। जब दे सेड कि जी फ़ौज अब इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई टेलीफोन नहीं आएगा, आज तक टेलीफोन नहीं गया, जिसकी वजह से दे मस्ट हैव थॉट कि नाउ इज़ द टाइम कि हम इकट्ठे होते हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाते हैं। एंड आई थिंक
पीडीआई की सही। गवर्नमेंट को मैं ब्रेक ले लूं ब्रिगेडियर साहब, warning वापसी पे इसको और कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक बिल्कुल करीब आ गया, ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। माहिर साहब, अगर वे फॉरवर्ड डिस्कस करना हो, पाकिस्तान का इस्तेहकाम अजीज़ हो, पाकिस्तान की इकॉनमी मुश्किलों में इसको निकालना हो, तो आप सियासतदान हैं, लीडर्स हैं इस कौम के, आपको रास्ता देना चाहिए। तो अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले आम आदमी जो है वो इलेक्शन में सही पार्ट ले। इस क्राइसिस में, इस प्रॉब्लम, एकदम इलेक्शन होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, लोगों को वोट की रुकावट नहीं होनी चाहिए, प्रेशर लोगों पर नहीं होना चाहिए, फेयर गवर्नमेंट चुने और गवर्नमेंट जो भी इलेक्ट होके आए, जो कसम उठाते हैं उस पर सही अमल करें, सच्चे हों और मुल्क के लिए सोचें, अपने लिए न सोचें, और मुल्क के बेहतरी के लिए चीज़ आगे बढ़े। कुछ हम अपनी अयाशी छोड़ें, बाहर घूमना फिरना आना जाना जैसे चाइना ने बंद किया था। हम अपनी इकनॉमी को बेहतर करें, हम अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करें, हम अपने एग्रीकल्चर को बेहतर करें, हम अपने वाटर रिसोर्सेज को बेहतर करें, फिर आगे चल के क्या एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो सकता है जिसमें आप लोग एक बड़ी राह क्या है उससे तय कर लें, बाकी अपनी सियासी जमातें अपनी अपनी सियासत करें? ठीक, बिल्कुल सही है, अपनी अपनी मर्जी से चले। लेकिन एक जैसे कहते चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने बनाया, उस पर भी अमल नहीं किया। जो अभी गवर्नमेंट है, आप दोबारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो सकते हैं ना, वो तो 90s का था, दोबारा कर लें। सारी ऑपोजिशन उसमें मिली हुई है, सब इकट्ठे हैं उसमें। जिनको कहते हैं एंटी स्टेट है, एंटी आर्मी है, एंटी ये, वो भी इनके साथ है। सही। अगर है तो अभी उनको ठीक करें। उनकी जो बातें हैं, उनकी एंटी स्टेट जो उन्होंने कही है, कोई खुदा बेहतर जानता है, मैंने नहीं सुनी है, तो उनको भी साफ करें। इतने बड़े मसले हमारे हैं नहीं है जितनी हमने नफरत फैला ली है। हमें हर वक्त जब कभी लोग कहते हैं कि हमें इंडिया से बनना चाहिए, इंडिया आपसे क्यों बनेगा? आपने इंडिया के साथ कौन सी रियायत और मेहरबानी की है? 1000 साल आपने उन पर हुकूमत की, 1000 साल के बाद आपने उनसे 2 टुकड़े इतने बड़े छीन लिए, उधर 20-25 करोड़ मुसलमान छोड़ दिए, तो आपके साथ वो कौन सी आपने कब रियायत की उनके साथ? वो आपके खैर ख्वाह होंगे। कभी कहते हैं उनको रास्ता दो इधर से सेंट्रल एशिया, कभी कहते हैं उनके कारोबार करो। हमें तो हर चीज़ में इंडिया के साथ, किसी चीज़ में कोई बस डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हो, सो हो, अपनी इज्जत बचाए। जब पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का मफाद देखें, पाकिस्तान का पाकिस्तान के इंटरेस्ट में क्या है, जब यूक्रेन पर इंडिया वोट नहीं देता है, सऊदी वोट नहीं देता है, उनको कोई कुछ नहीं कहता है, और हमारे पर डांट पड़ती है। क्यों? हम इतने गए गुजरे, क्यों हमने अपने को रखा? आबिद शेर अली से पूछते हैं। आबिद शेर अली, शहबाज शरीफ ने भी बात की डायलॉग की, तो डायलॉग होना चाहिए मेरे ख्याल में। बड़े इश्यूज के ऊपर एक राह मुतय्यन कर लेनी चाहिए सियासी जमातों को, बाकी अपनी अपनी सियासत करें। मैं कहता हूँ मलिक साहब, बिल्कुल चार्टर ऑफ इकॉनमी बनना चाहिए। हुकूमतें आनी जानी चीज़ है, और लेट द पीपल डिसाइड कि उनके जो भी फेवरेट पार्टी है उनको वोट करें। और ये रेग नहीं होने चाहिए इलेक्शन, आरटीएस सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए। कोई पसंद है नहीं पसंद है, ये लोगों को फैसला करने दें। ये हमें खुशी है कि इसमें जब अदारे न्यूट्रल होते हैं, तो ये इन्होंने न्यूट्रल को जानवर से तशबीह दे दी। तो जब आप अपने अदारों के ऊपर मलिक साहब हमला करेंगे, इंडिया को तो आप पर हमला करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, आपके लोग ही दुश्मन काफ़ी हैं। ये जो एक्स आर्मी के लोगों ने जो प्रेस टॉक किए, ये किन के इशारों पे ये खेल खेले जा रहे हैं? ये क्या करना चाह रहे हैं? ये अपनी आर्म फोर्सेस को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, कभी किसी को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। जब आप हुकूमत में थे, अब वोट आउट हो गए, आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से रिमूव किया। अब वेट करें, आप जो मुल्क का हशर कर दिया मलिक साहब, वो आपको भी ज़्यादा इल्म है, ये साहिब इल्म और भी जो आपके पास बैठे हैं, ये सबको पता है। लेकिन अब आप खामोशी से बैठें। जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते थे, जब शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की, आपको बस एक ही लफ्ज़ था जी कि चोर है, फलान है। जब आप चोर नहीं थे तो महंगाई कंट्रोल करते, आप चोर नहीं थे डॉलर कंट्रोल करते, आप चोर नहीं थे तो आप IMF के साथ मुआहदे ना करते, आप चोर नहीं थे तो आप जो कर्ज़े पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिए, आप कर्ज़े ना लेते। जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बेचकर IMF के साथ जो हमने पब्लिक किया डॉक्यूमेंट्स, मलिक साहब वो आपकी आंखों के सामने है। हम कोई ऐसी बात नहीं
करते। तो लिहाजा ये जो लोगों ने कल प्रेस टॉक की है, मलिक साहब किसी का, आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी कोई किसी का फलान रिश्तेदार MNA, कोई फलान, इनकी एफिलिएशन है PTI के साथ। जब आप एफिलिएट है PTI के साथ तो और आप आर्म फोर्सेस को जो नॉन कंट्रोवर्शियल अदारा है, आप उनको कंट्रोवर्सी में घसीट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी आपने पहले हमसे ये वादे किए, कोई खुदा का खौफ करे यार, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? पता नहीं, ये सथियाए गए हैं, इनकी अकल मर गई है, इनकी अकल पे पर्दा पड़ चुका है कि आप अदारे पर हमला कर रहे हैं। इंडिया हमला कर नहीं रहा, ये रिटायर्ड फौजी लोग हैं, को खुदा का खौफ करें आप। आबिद साहब नहीं, काबिल एहतराम देखें मलिक साहब, बुरा भला नहीं कहना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये है कि अपने अदारे को लहदा रखें और अपनी सियासत को लहदा रखें। के ऊपर हमला करेंगे फिर कोई काबिल एहतराम नहीं हमारे लिए नहीं। आपके लिए काबिल एहतराम होगा जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पर हमला करे, KG के जनरल बाजवा साहब ने ये किया, वो हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। आप कैसे कंट्रोवर्शियल बना सकते हैं अपनी आर्म फोर्सेस को खुदा का खौफ करें, जब आप कहते हैं जी कि उन्होंने वादा किया जी कि 3 महीने में इलेक्शन करा देंगे। क्या आपने पाकिस्तान की जो आज मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, आपकी इन्हीं वजह के साथ हुआ है। आप घर पे बैठे, आपके बीवी बच्चे जो फैसला करते हैं, आप आकर वो कौम के ऊपर फैसला मुसल्लत करते थे। चाहे पाकिस्तान की गरीब अवाम का चूल्हा बूझा, वो आप लोगों की वजह से बूझा है, क्योंकि आप लोगों ने मुसल्लत किया, आप लोगों ने इमरान नवाज शरीफ की हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, आप लोगों ने धरने किए। जब इमरान, जब हमने जब हमने कराची, जब हम चाइना के साथ CPEC ला रहे थे, इन्होंने धरना कराया इस्लामाबाद में, इन्होंने 6 महीने के लिए धरना कराया। 120 दिनों का। बात कुछ हो रही है, बात किससे चलेगी? ब्रिगेडियर हारिस साहब से भी तो सुन ले आबिद साहब। ये बात ही नहीं करने देते। सुने मेरी बात, मैंने देखिए बात करनी है, मेरी बात सुने। अभी आपका क्वेश्चन यही वे है आपसे बात करने का, यही तरीका है आपसे बात करने का। आप लोगों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो सत्यानाश किया, यही रास्ता आपसे बात करने का। कैसे आपके साथ सही बात करेंगे? तमीज ही नहीं आती, मैं क्या बात कर रहा हूं? आबिद साहब ब्रिगेडियर हारिस से भी तो सुन ले। उनके साथ बेड़ा गर्क करते हैं आप, उसके बाद हम कहते हैं कि सलीके से बात करें। कैसे आपके साथ सलीके से बात करें? फौज की बात मत करें। यही वे है, यही रास्ता है। मैं इसी रास्ते से बात करूंगा, क्योंकि मेरे पाकिस्तान के 22 आपके लोगों की वजह से सफर की है। आप मुझे सबक देंगे कि मैं कैसे बात बाकी किसी की भी तो बात सुनिए, इस तरह तो बात आ गई। ब्रिगेडियर हारिस साहब को किसके ब्रिगेडियर हारिस साहब वजह से, इन लोगों की गलत फैसलों की वजह से आज मुल्क इस लायक पे पहुंचा है। ये मुझे कहते हैं कि लूटमार की पॉलिटिशियन। ब्रिगेडियर हारिस साहब आप बात करिए। ये पॉलिटिशियन की वजह से हुआ है। हमें जो कुछ किया गया पहले सब पार्टी को देखें, दिस इज नॉट द वे कि आप एक बात शुरू कर दें, फौज को ड्रैग करें। यही हम बात करते हैं, डोंट ड्रैग आर्मी इनसाइड। आप अपनी डिलीवरी अपनी अच्छी क्यों ना करें कि लोग आपकी तरफ कॉन्फिडेंस से देखें और फौज की तरफ मत देखें। जब प्रॉब्लम होती है लोग फौज की तरफ देखते हैं, क्यों देखते हैं? नहीं देखना चाहिए। आपके सामने वहाँ टर्की में जब प्रॉब्लम हुई थी तो कैसे लोग टैंकों के आगे लेट गए थे। आई थिंक ये बात करने की, इस वक्त वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं आप। पुराने ज़माने की कौन सी पार्टी फौज के विधायकों में नहीं आई है? आई डोंट नो नेम एनी पार्टी। आई थिंक वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए। आबिद चौधरी अली को ये बातें सोचनी चाहिए बाय इंस्टिगेट करने के। गवर्नमेंट करती है इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के बाद होता है रिस्पॉन्स कि उन्होंने किस तरीके से आपने उनको नई पार्टी को ऑफर करें, इनवाइट देम कि आए बैठें बात करें। इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करनी है और नए ऑर्डिनेंस की बात करनी है, इलेक्शन की बात करनी है, इनवाइट तो करें। अगर आप थ्रेट करेंगे, इंस्टिगेट करेंगे तो मसले हल नहीं होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान इज इन अ डायर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। इसके लिए पहले सोचें क्या करना है। ब्रिगेडियर हारिस साहब तजवीज़ क्या करते हैं कि एक डायलॉग हो जिसमें सियासी जमातें बैठें और वे फॉरवर्ड के ऊपर एक इत्तेफाक राय करें कि ये ब्रॉडर एजेंडा हमारा ये है, उसके अंदर रह के हम अपनी अपनी सियासत करें। इसको किसने करना है नदीम? देखें, इसको किसने करना है? हुकूमत ने करना है ना। हुकूमत का हुकूमत वक्त को लीड करना चाहिए। हुकूमत वक्त को, ठीक है, हुकूमत वक्त को चाहिए। बजाय हम उनको इस वक्त उनको आप इंस्टिगेट करें, थ्रेट करें, बजाय इनके इन्वाइट करें। मैक्सिमम क्या होगा? PTI इनकार कर देगी। देन यू विल मोर मॉरल ग्राउंड्स कि आपने ट्राई किया। आपकी 11-12 जमातें हैं, उसके अंदर आप देखें क्या करना है।
फ़ौज आपकी इस वक्त जो है ये ज़ामिन है आपकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज की। अगर आप इसको जो 5th जनरेशन वार की एग्जैक्टली यही बातें हैं जो एनिमी चाहता है, जो हम बात कर रहे हैं। वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि फ़ौज को नहीं लाए। अक्टूबर के बाद प्रॉब्लम ये हुई है, जो ब्लेम किया जा रहा है कि जी वो फ्रांस सपोर्ट कर दिया, फ़ौज ने अक्टूबर से छोड़ दिया इसको, बिल्कुल पॉलिटिक्स से आउट है। दैट इज़ अ टाइम जब आपकी ऑपोजिशन ने ये सोचा कि क्योंकि फ़ौज अलहदा हो गई है तो लेट्स मेक इट ट्राई। और फिर उन्होंने तमाम पार्टियां इकट्ठी हो गई, किसी ने पूछा फ़ौज से, फ़ौज ने कि वी गॉट नथिंग टू डू, आप खुद डिसाइड करें। दैट इज़ ऑल द PDM हैज़ वन एंड दे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ है। बट नाउ यू हैव टू डिलीवर। आपके पास कोई सोल्यूशन था तो मुझे बताएं कि हम आएंगे, दूध की नहरें बहा देंगे, आप आसमान से तारे तोड़ लेंगे, आप इकॉनमी को रिवाइव कर लेंगे, वाम को बड़ा सा रिलीफ दे देंगे। ये 2 महीने में अगर आपकी प्रोग्रेस होती तो दिस वुड हैव बीन अ काउंटर नैरेटिव अगेंस्ट इमरान खान ने जो अपना नैरेटिव बिल्ड किया। ये चीज़ें हमें करने की है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नाउ फोर्थ कमिंग। बजट के बाद क्या सोच रहे हैं? जुलाई के बाद जिस वक्त IMF वर्ल्ड बैंक के बोर्ड की मीटिंग होनी है, उसके बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये गवर्नमेंट शुड बी वरीड। और इसके लिए कहीं ना कहीं कोशिश करें। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म भी कर लिए, आपने वो अपने ऑर्डिनेंस भी चेंज कर दिया, आपने अपोजिशन लीडर भी बना दिया, राजा रियाज को, पब्लिक अकाउंट कमेटी का आप नूर आलम को बना दिया। आप डायलॉग क्या करेंगे? तो आप कहीं स्पेस पे तो देना एक दूसरे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू थिंक ऑफ इट। इसलिए बट आई फील कि ऑनेस्टली इस वक्त गवर्नमेंट को एक माहिर साहब से भी इस पे राय ले लें। और उसको माहिर साहब, एक बात जो ब्रिगेडियर हारिस ने कही है वो उसमें वजन है कि आपने जो सियासत करनी थी वो तो कर ली है, लेकिन आपका काउंटर नैरेटिव आपकी परफॉर्मेंस होगी। ये सही बात यही है, आप परफॉर्म करेंगे तो दूसरे की सियासत जो है उसके लिए आप खुद से चैलेंज बन जाएंगे कि आपने परफॉर्म किया, डिलीवर किया। अगर नहीं करेंगे तो आप फेलियर हो जाएंगे। देखिए, हम तो शुरू असेंबली में करते हैं इमरान खान से। शुरू होता है तो गवर्नमेंट भी इमरान खान के लिए बात करती है, अपोजिशन जो बनाया राजा रियाज वो भी बात कर इमरान खान से। हम उनको कहते हैं कि भाई आप इमरान खान को छोड़ो, आप क्या कर रहे हो, क्या किया है वो हमें दिखाओ और उस पर हम आगे बढ़े। क्योंकि हमारी ये एक हिस्ट्री रही है कि ये बंदा जो पहला ये चला जाए फिर चीज़ें हम सब ठीक हो जाएगी। ये हुआ नहीं है अब आज तक। तो अभी मेहरबानी करके इमरान खान को छोड़ो, जो उसको करना है आप अपनी प्रोग्रेस दिखाओ, आपने क्या काम किया है, आप क्या करना चाहते हो वो मैदान में ले आए और उसको आप आगे चल के बढ़ाएं। कि सिर्फ सुबह को आती है या कंडेम का रेजोल्यूशन आता है या किसका रेजोल्यूशन आता है, इन चीज़ों को छोड़ो। अभी आप प्रोग्रेसिव काम करो, नेगेटिव काम छोड़ो जो 58 से पहले से होता आया है कि सिर्फ पॉलिटिक्स एक दूसरे काटते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। आप अभी कोई रायबल बनाओ कैसे मुल्क को इस क्राइसिस से निकालें। बताइए आबिद साहब, इकॉनमी को कैसे निकालेंगे इस बहरान बिल्कुल देखें, मैं ब्रिगेडियर हारिस साहब बैठे, मैं बिल्कुल आपके प्लेटफॉर्म से इनको इनवाइट करते हैं, आए बैठे, नेशनल डायलॉग करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं, 20 साल के लिए एक पॉलिसी बनाएं, हुकूमतें आए जाएं लेकिन पॉलिसी को डेविएट ना करें, आए बैठ के बात करें। जब आप कहेंगे जी कि रिज़ाइन कर दें, ये आपका इंटेंट्स हैं, ऐसे करें, तो हारिस साहब ऐसे काम नहीं होते। आप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से आप आएँ, जो भी बात करनी, हमने तो भुगता है 3.5 पौने 4 साल। जब कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म करें, शहबाज शरीफ को अंदर कर दें, आए नेशनल डायलॉग करें, नवाज शरीफ का AC उतार दें, ऐसे पॉलिसीज़ नहीं बनती। हम आपको कहते हैं कि आए मिल बैठ कर मुल्क को क्राइसिस से निकालें। मुल्क है, अदारे भी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, पूरी कौम है। तो अल्लाह के फजलों कर अब दो महीने हुए हैं मलिक साहब, जो मुआशी मामला जो IMF के साथ हुकूमत ने कमिटमेंट की है वो भी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किया हुआ है। तो अब मुआशी मामलात को मुल्क को जो गहराई में फेंका, शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉल किया, पूरी इकोनॉमिस्ट को बुलाया, तो एक आरा डेवलप कर रहे हैं, आए मिलकर नेशनल चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाते हैं, बिल्कुल बैठें, आए एक नेशनल ग्रैंड डायलॉग करते आए, बिल्कुल आए, ये बात करें। अब ये कहें कि जी हुकूमत घर चले जाए, ये हो जाए, तो ब्रिगेडियर साहब ऐसे नहीं होगा। आप हमारे दरवाजे $10 अरब के हमारे पास है इस वक्त, और वो भी अपने नहीं है आबिद शेर अली साहब, वो मांगे तांगे कि हमें इसके ऊपर एक पॉलिसी चाहिए। रुपया हमारा 189 से गिर के 200 क्रॉस कर चुका है, इसके ऊपर हमें पॉलिसी चाहिए। इस साल जो 30 जून को खत्म होगा 5600 अरब का बजट डेफिसिट है,
5600 अरब का, हम गरीब मुल्क 5600 अरब का खसारा इस साल देंगे, अगले साल भी 4,500 अरब रख रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि हम ये अफोर्ड मलिक साहब, ये सस्टेनेबल नहीं है, बैंकरप्ट हो 2 जाएंगे। महीनों में तो नहीं है, have to come out of- रोज 2 महीनों में तो नहीं किया। रोज कहते हैं जो इमरान खान ये मलिक साहब 2 महीनों में तो नहीं हमने कर सर, वो दिया। तो IMF ये वेबसाइट पे देखें कि अवेलेबल पौने है। 4 साल की खुफिया नहीं है, वो पढ़ टारगेट सकते हैं आप। नहीं आती है। अभी आप जो कर, अभी मुफ्ता साहब ने कल कहा है कि जो इमरान खान उनसे कमेंट करके आके बैकआउट कर गए, मैं उसको अभी बहाल करने जा रहा हूं और इंशाल्लाह बहाल हो जाएंगे। तो फिर इमरान खान पर क्या ब्लेम देते हैं जब ये खुद ही वही चीज बहाल कर। एक ISPR से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, वो शौकत तरीन साहब को कोट करके जो कहा जा रहा था कि एक मीटिंग में मुझे बुलाया गया, तो उस हवाले से उन्होंने कहा The same has also been duly rebutted by Mr. Shaukat Tareen himself, peddling malicious allegations and blatant lies against the institutions and its leadership to promote vested interest is condemnable. An institution deserves the right to take legal action against those involved. जो इस तरह के allegations फौज के ऊपर लगाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूरत हाल हारिस साहब, बिल्कुल मैं होनी फिर चाहिए, बार बार मलिक साहब, कहता हूँ, फौज बिल्कुल का होनी हमारा चाहिए। एक आबे साहब, आप ही चले पहले जवाब दे लें। आप पहले जवाब देना चाहते हैं, आप दे लें। मेरी बात सुन लें, फौज को न्यूट्रल I want रहने to take 1 or 2 दें। minutes. मैं यही मलिक साहब कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि दुश्मनों के काम PTI ना करे, फौज को मिलाइन ना करे, अदारों को बीच में ना घसीटे, सुप्रीम कोर्ट को बार बार ना दरख्वास्त करें कि आप इंटरवीन करें। खुदारा आप पॉलिटिकल तरीके से हमारा मुकाबला करें, पॉलिटिक्स करें। आप कभी फौज को कहते हैं जी आके रेस्क्यू कर लें, कभी आप अदालतों में चले जाते हैं। मैं आपको फिर बार कह रहा हूँ कि मलिक साहब, ये मुल्क के साथ सालमियत के साथ खेल रहे हैं, ये अदारों की सालमियत के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल फौज और अदारों के साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। जो ऐसा करे उसको बिल्कुल सजाएं देनी चाहिए। ब्रिगेडियर हारिस साहब, आप आई वांट टू टेक 1 or 2 minutes। नदीम देखें, मैं 1-2 बातें कर रहा हूँ। एक तो ये है कि ये जो अभी पॉलिसी आ रही है, पुरानी बातें को छोड़ दें, वट एवर हैपेंड नाउ लेट्स डिलीवर। ये जो बजट आ रहा है, इसमें हमने आपके सामने FBR में ये फैक्ट है कि 2000 से 3000 अरब रुपए की एक साल में चोरी होती है। दिस इज़ व्हाट वी कैन डू इट, ये डूएबल है। इसके लिए आपके कस्टम में देख लें, इनकम टैक्स में देख लें, कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्या इनकम टैक्स देती हैं, क्या उसके बाद FBR रिकवरी करता है। शुगर मिल में देख लें, उसके बाद जितनी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल में सारी अंडर इन्वेस्टी होती। दैट इज़ अ थिंग वी नीड टू सॉल्व इट। अगर आप 2000 अरब रुपये एक साल में बचा लेते हैं, जस्ट सी व्हाट ऑल वी कैन डू। एंड वी आर बेगिंग IMF की जी हमें $500 बिलियन दे दें, $1 बिलियन दे दें। ये 12, 13, $14 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें हमें चाहिए, इसको आप लेकर आएँ, इसको ठीक करें। कर देखें सिस्टम गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्या होता है, गुड गवर्नेंस, मेरिट, नो करप्शन और रूथलेस अकाउंटेबिलिटी, ये सिस्टम है। आप हमें ये चीज़ों और ब्रॉड पॉलिसी बनाए। प्रॉब्लम ये है, एक पार्टी आती है, सिस्टम बनता है, अगली पार्टी आती है, पुराना जीरो से ज़रब दे देते हैं। दैट इज़ वी नीड टू हैव अ परमानेंट पॉलिसी जो मुल्क के लिए बेहतर हो। ब्यूरोक्रेसी को हमने डिवाइड कर दिया हुआ है, कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई PMLN का है, PTI का, दे आर द ब्यूरोक्रेट्स। ये उनको स्ट्रेंथ देने की बात है। रूल्स रेगुलेशंस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। मिनिस्टर्स को इतनी डिटेल नहीं पता होती, दे आर द वन, दे हैव टू गिव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। ये चीज़ें हमें करने की हैं। आई कैन एश्योर यू, पाकिस्तान में और एग्रीकल्चर, एक एग्रीकल्चर मुल्क, इकोनॉमिक इंजन हमारा एग्रीकल्चर है, और हम बाहर से बीट ले रहे हैं, बाहर से शुगर मंगा रहे हैं। ये चीज़ें रवा साल आपकी 6% के करीब ग्रोथ तवक्को है कि होगी, और उसमें एग्रीकल्चर की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। 3.9% उसमें एग्रीकल्चर ग्रो की है। सर, उसमें से स्मगलिंग आपने वीट आपने पैदा की है, तो कितनी स्मगल हो के साथ नेबरिंग कंट्री में गई है, उसके ऊपर भी हमें कुछ काम करना पड़ेगा। माहिर साहब से बात कर लें। ये रोकना चलेगा बिल्कुल। एग्रीकल्चर का खाना खराब हो गया है, हर चीज़ इनपुट महंगी हो गई है, आउटपुट की कोई प्राइस बढ़ती नहीं है। इस वक्त पानी की शिकत इतनी शदीद कमी है, पानी है ही नहीं हमारे यहाँ सिंध में। ये पंजाब में भी यही सूरत है, बहुत क्राइसिस लाइक अभी सिचुएशन। ये हमारे यहाँ पानी की ज़रूरत है। हमने कुछ काफ़ी अर्से इनको सजेशन दे रहे हैं, जहाँ जहाँ सिंध में मीठा पानी, जहाँ भी पाकिस्तान में, उधर आप सोलर ट्यूबवेल लगवाएं, लोगों को पानी दें। पानी के बगैर काश्त होगी नहीं, उस पर किसी का तवज्जो नहीं है। जब हमने एटॉमिक ब्लास्ट किया तो हमारी इकोनॉमी बाहर से बंद हो गई। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में फ्लोट कवर हम चलते रहे, लेकिन उस पर किसी का तवज्जो नहीं है। एग्रीकल्चर कौन मिनिस्टर क्या है, कुछ को पता नहीं है। सूबों को दिया हुआ है,
सूबों की किधर दिलचस्पी क्या है खुदा बेहतर जानता है। जब तक हम सब चीज अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो साइन किया था, उसके बाद मियाँ शरीफ शहबाज शरीफ की हुकूमत क्यों डिसमिस हुई, उसके बाद क्या क्या हुआ है, क्या क्या तो जो चीज़ हम करें, जो बैठे अभी गवर्नमेंट, इन्होंने वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, इन्होंने वो तोड़ा। पहले तो हम ईमानदारी से कहें कि जो हम अब बात करते हैं इस पर हम स्टैंड करेंगे। पहले तो जो कह रहे हैं उस पर अमल भी करें, उस पर अमल जो तो करें। अल्फाज अदा करते हैं असेंबली में तकरीर करके उस पर अमल भी करें। खुदा के नाम लेके असेंबली में बैठ के झूठ बोलते हैं। दुरुस्त है। पहले तो मैनिफेस्टो इस फॉलो पर करें कि ना। जो कमिट कर हाँ, रहे सही। उस पर अमल करें। अभी आप शेर साहब कह गए कि इस इलेक्शन में 40 सीटें हमारे से छीनी, उनको दी, किसने छीनी? जब हम कहते हैं कि फौज को और जुडिशल का नाम मत लो, मत घसीटो, अब हर आदमी जिसको नाराज होते फौज और जुडिशल डालते, क्यों डालते हैं? दुरुस्त है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये डिबेट जो है इकॉनमी के आगे चलना है, ये मेरे ख्याल में चलनी चाहिए और तमाम सियासी जमातों को इसके ऊपर यकसू होना चाहिए कि इकॉनमी बचाएंगे तो सबकी सियासत चलेगी। इस वक्त मुल्क मुश्किल में है। माहिर साहब आपका भी, ब्रिगेडियर हारिस साहब आपका, आबिद शेर अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।